अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, आलम इस्लाम की अहम खबरों से आगाही से कबल पेश है चंद अहम झलकियाँ। अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुआहदे के लिए अब रूस भी कमर बस्ता। 18 मार्च को तुर्की में होगा इजलास। लेबनान ने फिर से इसराइली जासूसी ड्रोन को बनाया निशाना। खिसिया इसराइल ने की लेबनान सरहद पर फायरिंग। जंग से दो चार मुल्क के शाम के हालात पर गौर व फिक्र के लिए तुर्की, कतर और रूस का मुश्तरका इजलास। शाम की सलामती के इक़दाम पर इत्तेफाक। यमन से जंग ख़त्म करने इंडोनेशियाई उलमा कौंसिल की OIC और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील। और सोमालिया को तुर्की का बेहतरीन तोहफ़ा। तुर्की में तैयार ख़ुसूसी कमांडोज वापस सोमालिया पहुँचे। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से, जहां सबसे पहली खबर अफ़गानिस्तान की। अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे के लिए अमेरिका के बाद रूस भी मैदान में उतर चुका है। 18 मार्च को फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदे के लिए रूस, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम इस इजलास में हालांकि इससे कबल भारत के 2 नुमाइंदे भी मीटिंग में शिरकत कर चुके हैं, लेकिन इस बार भारत से कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं होगा। मीटिंग में अफ़गानी सदर अशरफ गनी और हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन के चेयरमैन अब्दुल्ला मौजूद रहेंगे। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपने फ़ौजियों की घर वापसी से कबल अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत तुर्की में इजलास मुनाक़िद करने की हिदायत दी थी। इस इजलास में तालिबान और अफ़गानी हुकूमत के दरमियान अमन मुआहदे पर हतमी बातचीत भी होगी। नाज़रीन, दूसरी खबर लेबनान से, जहां लेबनान ने अपने सरहदी इलाके में दहशतगर्दाना कार्रवाई की फ़राख में उड़ान भरने वाले ड्रोन को निशाना बनाया है। यह ड्रोन इसराइल का था, जिसके बाद खिसियानी बिल्ली की तरह इसराइल ने लेबनानी सरहद पर फायरिंग कर दी। हालांकि इसराइल की फायरिंग से कोई हलाक या ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन इसराइली शरंगेज़ी के लेबनानी जवाब से इसराइल तशवीश में है। ये पहला वाक़या नहीं है जब इसराइल गैर कानूनी तौर पर गैर अरब ममालिक में अपने ड्रोन्स के ज़रिए जासूसी कर रहा हो। गुज़िश्ता 2 माह के वक्फे में इसराइल के 4 ड्रोन्स फ़लस्तीन और दीगर अरब ममालिक में तबाह किए गए हैं। लेबनान में जासूसी का ये ताज़ा वाक़या बलिद इलाक़े में पेश आया, जहां लेबनानी फ़ौज ने जासूसी करने वाले ड्रोन को निशाना बनाया है। लेबनान इसराइल सरहद पर तनाज़े का मामला गुज़िश्ता साल से जारी है, जब इसराइल ने सीरिया में हिज़्बुल्लाह तंजीम के अली कामिल मोहसिन पर हवाई हमला किया था। अगली खबर मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट से, जहां शाम में जारी हालात के मद्देनज़र तुर्की, कतर और रूस, इन तीनों मुल्कों का मुश्तरका इजलास मुनाक़िद किया गया। दोहा में जारी इस फ़रीक़ इजलास से तुर्किश वज़ीर ख़ारजा मेवलूद चावुशओगलू ने कहा कि तुर्की शाम के इलाक़े सालिमियत, शहरों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्द तंजीमों से दिफा के लिए अपनी जंग को जारी रखेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि तुर्की का मकसद शाम में मुस्तक़िल हल के लिए कोशिशों को तलाश करना है। ओलो के मुताबिक शाम से 3.4 मिलियन बाशिंदे तुर्की में मुक़ीम हैं। इसके अलावा 6.5 लाख शामी मुहाजिरीन ने दुनिया के दीगर ख़ुत्तों में पनाह ले रखी है। तुर्क वज़ीर ने कहा कि तीनों ममालिक के शाम के इलाक़ाई सालिमियत की हिमायत को जारी रखेंगे। नेज़ शाम के मामलात को हल करने तीनों ममालिक का अगला इजलास तुर्की में मुनाक़िद होगा। दूसरी तरफ रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि तुर्की, रूस और कतर ने शाम में अलहदगी पसंद ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ने के इक़दाम पर इत्तेफ़ाक़ किया है। नाज़रीन, बांग्लादेश और इसराइल के दरमियान भले ही सफारती ताल्लुक़ात ना हो, इसके बावजूद बांग्लादेश की जानिब से $3,30,000 के फ़ोन हैकिंग आलात इसराइल से ख़रीदे गए हैं। अल जज़ीरा पर शाये खबर के मुताबिक इसराइली अखबार हर्ट्ज़ ने दावा किया है कि बांग्लादेश ने इसराइली कंपनी सेलब्राइट सिक्योरिटी फर्म से मोबाइल हैकिंग करने के आलात ख़रीदे हैं, जो कि इंक्रिप्टेड फ़ोन डेटा को भी हासिल कर सकते हैं। इन हैकिंग आलात पर सिविल राइट्स सोसाइटी इस तशवीश का इज़हार करती रही है। हालांकि बांग्लादेश इसराइल को मुल्क तस्लीम नहीं करता है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत नहीं होती। बांग्लादेश भी अपने शहरियों को फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के तौर पर इसराइल जाने से मना करता है। इसराइली अखबार के मुताबिक इन अवामिल के बावजूद साल 2018 में बांग्लादेशी फ़ौज ने इसराइल से मोबाइल फ़ोन हैकिंग से मुतालिक आलात ख़रीदे थे और खुफिया तौर पर इसराइल ने इन आलात को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी बांग्लादेशी फ़ौजियों को दी थी। जंगी हालात का सामना कर रहे यमन की मदद के लिए इंडोनेशियाई उलमा कौंसिल ने अवाम से अपील की है। कौंसिल ने अपने बयान में कहा कि यमन जो जंग के सबब इंतहाई मुसीबतों का शिकार है, उसकी मदद करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कौंसिल के चेयरमैन फॉर फॉरेन रिलेशंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन बुनियान साब्तोमो ने इंसानी बुनियादों पर यमन में जंगी हालात के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कामों की सताइश भी की। साब्तोमो ने दीगर ममालिक से अपील की कि वो इस्लामी तालीमात के तहत इस जंग के ख़ात्मे की कोशिश करें और यमन में जारी जंग बंदी के लिए बातचीत के लिए राह हमवार करें। कौंसिल की जानिब से दुनिया की सबसे बड़ी आलमी इस्लामी तंजीम
آرگنائزیشن فار اسلامک کوآپریشن یعنی OIC اور اقوام متحدہ سے یمن تنازع امن کے ساتھ حل کرنے کی بھی درخواست کی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر میزائل حملے کے بعد سے سعودی اتحادی ممالک نے شام پر جنگ مسلط کر رکھی ہے۔ اس سے 30 ملین کے قریب شامی افراد متاثر ہوئے ہیں اور 13 ملین کے قریب یمنی شہریان کی بھوک سے زندگی خطرے میں ہے۔ اگلی خبر افریقہ سے، جہاں افریقی مسلم ملک صومالیہ گزشتہ کئی سالوں سے مختلف مسائل کا سامنا کرتا رہا ہے۔ ایک طرف تخریبی کارروائیاں تو دوسری جانب قانون کی بالادستی سے متعلق مختلف مسائل سے صومالیہ دوچار ہے۔ اس ملک کے نظم و نسق کو چاق و چوبند بنانے کے لیے ترکی نے خصوصی صومالی کمانڈوز کو ٹریننگ دینے کے بعد خصوصی طیارے سے واپس صومالیہ بھیج دیا ہے۔ اس موقع پر صومالی راجدھانی میں ایئرپورٹ پر صومالی وزیر دفاع اور آرمی چیف جنرل نے کمانڈوز کا استقبال کیا۔ ترکی کے ذریعے تیار کیے گئے یہ کمانڈوز صومالیہ کی گورگو فورس میں تعینات ہوں گے۔ ترکی کے خبر رساں ایجنسی انادولو سے بات کرتے ہوئے صومالیہ کے سابق فوجی کمانڈر عبداللہ احمد شیخ نے کہا کہ ترکی ہمیشہ سے صومالیہ کی تعمیر میں بہترین اور بااعتماد کردار ادا کرتا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کے عالمی شب روز میں آج کی اہم عالمی خبریں۔ دیگر تجزیے تبصرے آپ ملی وائس کے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔